हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। आज की महत्वपूर्ण अपडेट एनटीए यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन एट द साइकिल जून साइकिल टेंटेटिव डेट ऑफ announcement of June net result would be 27 and 28 July according to M. Jagdish Kumar। एनटीए के जो यूजीसी के जो हेड हैं उन्होंने बताया है कि 27 और 28 जुलाई को एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट जून साइकिल 2023 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अगर आपने अभी तक राजस्थान जेलों के फॉर्म नहीं भरे तो उसको भर लीजिएगा। तो यूजीसी एस्पिरेंट ये ध्यान दें, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, पासा घड़ी, रीजनिंग, डायरेक्शन क्वेश्चन, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से तैयार कीजिए। अपने सब्जेक्ट का कमांड कीजिए। अपने सब्जेक्ट का कमांड का मतलब एनसीईआरटी पढ़िए 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए और पोस्ट ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए। मैक्सिमम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो कीवर्ड आपके एनसीईआरटी के अपने सब्जेक्ट से कंसर्न उसको पढ़िए। आज का हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर है ग्राम पंचायत के कार्य में अनिवार्य कार्य क्या है ग्राम पंचायत के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। गांव के मवेशियों का कार्य क्या था, देखिए कार्य चल रहा है कि क्या क्या कार्य करती है ग्राम पंचायत। तो गांव के मवेशियों के लिए चारागाहों की चारागाहों की व्यवस्था करना ये अनिवार्य कार्य है, इनको करना ही पड़ेगा ग्राम पंचायत को। तो ये है और गांव में मेले बाजारों, हाट लगता है ना गांव में, हाटों की व्यवस्था करना है, ये भी आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। और क्या कार्य हो सकता है ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य में? गांव की सड़कों की मरम्मत करना, और कार्य हमारे पास होगा पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, पोखर तालाब व कुओं की देखभाल करना, पोखरा तालाब और कुओं की देखभाल करना, आग बुझाने का प्रबंध करना, ये सब कार्य है आपके ग्राम पंचायत। तो हमने ग्राम पंचायत के कार्यों को पढ़ लिया। अब हम आगे अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी को पूरा रीड कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट हमको सब कुछ समझना होगा। कोई भी चीज को छोटा ना समझे, कोई भी इजी टॉपिक को आप ये ना समझे कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन स्थानीय प्रशासन की ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से बन सकते हैं, जो कि एट अ टाइम आपके माइंड में स्विच नहीं होते हैं। इसी को स्विच करने के लिए हम प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट एट द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं और बराबर वर्क करते रहेंगे। अब ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य तो आपने देख लिया। अब ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य कौन से हैं? क्योंकि अपनी इच्छा से करेंगे। ऐच्छिक कार्य जो है
सरकार से ऋण प्राप्त करने, सरकार से ऋण प्राप्त करने और उसको बांटने, ऋण को बांटने, और चुकाने के, ऋण प्राप्त करेंगे सरकार से, उसको बांटेंगे और उसको चुकाने के संबंध में किसानों का मार्गदर्शन करना। बताते हैं किसानों को कैसे आप ऋण लेंगे, कैसे चुकाएंगे सरकार से, ठीक है। ये भी कार्य है, ऐच्छिक कार्य है ग्राम पंचायत का। और क्या कार्य है? सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगवाना, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगवाना और सार्वजनिक उपयोगिता तथा मनोरंजन के साधन, रेडियो, कौन कौन से? रेडियो। ये कई कार्य ग्राम पंचायत करती है, तथा दूरदर्शन आदि की व्यवस्था देना। देखिए ये सारे कार्य जो ऐच्छिक कार्य है। पुस्तकालय वाचनालय, क्लब तथा अखाड़े, जहां पे दंगल लड़े जाते हैं, अखाड़ों का प्रबंध करना। पढ़ेंगे, लिखेंगे वाचनालय में जाके, किताबें पढ़ेंगे, पुस्तकालय में किताबें पढ़ेंगे, क्लब में एक समूह बनाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा से रहेंगे, अखाड़ों में शारीरिक सौष्ठव आजमाएंगे, व्यायाम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे अब ग्राम पंचायत की आय के साधन क्या होते हैं? ग्राम पंचायत की आय के साधन क्या क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत की आय के साधन क्या क्या होते हैं? पहला है गांव से इकट्ठा होने वाला लगान, गांव से इकट्ठा होने वाला लगान का 10% भार, ये आय का साधन है। और क्या आय का साधन है ग्राम पंचायत की? जनता द्वारा दिया गया चंदा, चंदा मांगते हैं कि मदद करिए आप, तो ग्राम पंचायत में जनता द्वारा दिया गया चंदे से भी मदद होती है, आय का साधन है। सार्वजनिक भूमि से होने वाली आय, जो सार्वजनिक भूमि है ग्राम पंचायत जिसका मालिक है, उससे जो आय होती है वो भी ग्राम पंचायत में जाएगा। और जिला परिषद द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान, जिला परिषद द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान, ये है आय के साधन। फिर
जुर्माना आदि से होने वाली आय, जुर्माना आदि से होने वाली आय और राज्य सरकार द्वारा दिया गया, यहां देखिए, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान और मेलों तथा मवेशियों से, मेलों तथा मवेशियों से प्राप्त आय। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो इनकम के सोर्सेज हैं और कुछ हम जो कार्य बताए थे ऊपर वो ग्राम पंचायत के कार्य। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको ब्रीफ रिवीजन करा देता हूँ जिससे कि आपको मेमोराइज रहेगा कि क्या हमने पढ़ा है। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस इस महत्वपूर्ण आयाम है और जैसा कि आप जानते हैं स्टडी हार्ड गेट सक्सेस के इस महत्वपूर्ण आयाम में, जैसा कि आपने देखा इस प्रकार से ये हमने एक लॉन्च किया, देखिए जो ग्राम पंचायत है उसके कुछ अनिवार्य कार्य थे जो कि हमने आपसे चर्चा की और जो ग्राम पंचायत है उससे कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो जो हमारे पास ग्राम पंचायत के जो कार्य थे उसकी हम चर्चा करें तो पहला कार्य जो हमारे पास कि गांव के लोगों के लिए उचित चिकित्सा का प्रबंध करना, गांव के मवेशियों के लिए चारागाहों की व्यवस्था करना, मेले बाजार हाटों की व्यवस्था करना, गांव की सड़कों की मरम्मत करना, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, पोखरे तालाब की देखभाल करना, आग बुझाने का प्रयास करना। और कुछ ऐच्छिक कार्यों की चर्चा हम किए थे कि सरकार से ऋण प्राप्त करने और उसको बांटने और चुकाने के संबंध में किसानों का मार्गदर्शन करना और सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगाना ऐच्छिक कार्य है। सार्वजनिक उपयोगिता तथा मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो तथा दूरदर्शन आदि की व्यवस्था करना और पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब और अखाड़े का प्रबंधन करना। फिर ग्राम पंचायत की आय के साधन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत की आय कहां से, तो गांव से इकट्ठा होने वाला लगान का 10% भाग, जनता द्वारा दिया गया चंदा, सार्वजनिक भूमि से होने वाली आय, जिला परिषद द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान भी मिलता है गांव को, गांव पंचायत को जुर्माना आदि से होने वाली आय ये भी होती है और राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, राज्य सरकार भी अनुदान देती है ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, ध्यान दीजिए, और मेलों से और मवेशियों से प्राप्त आय। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की आज के इस लेक्चर में कि ग्राम पंचायत के जो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं और ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य क्या हैं और इसके बाद हमने चर्चा की कि ग्राम पंचायत की आय के साधन क्या क्या हैं। ये महत्वपूर्ण चीजों पे हमने जो चर्चा की, इसके बाद हमने एक ब्रीफ समरी रिवीजन सेशन भी कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम गांव के विकास में ग्राम पंचायत के योगदान की चर्चा करेंगे कि किसी गांव के विकास में ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राम पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गांव के विकास में ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिएगा, गांव के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलेज पंचायत इन बिहाफ ऑफ द विलेजेस, डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। The role of or contribution of the role of or the contribution of development of
any village development of any village from village पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा गांव के विकास के लिए किया गया योगदान। गांव के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान। क्या है टॉपिक? ग्राम के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान। गांवों के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान। गांवों के सामाजिक आर्थिक समझते हैं, रेवेन्यू, पैसा, इनकम, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सब तरह के डेवलपमेंट, परिवेश, को व्यवस्थित कर दिया है। परिवेश को व्यवस्थित कर दिया, ग्राम पंचायतों ने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है। और ग्राम पंचायत ने ग्रामीण, उसने जो हम सेंस है कि उसने का मतलब ग्राम पंचायतों ने, तो उसने ग्रामीण परिवेश में उन्नति, ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण परिवेश में उन्नति, डेवलपमेंट एवं प्रगति के रंग भर दिए। मतलब उसको उन्नति और प्रगति के लिए मोटिवेट किया ग्राम पंचायतों ने। तो गांव के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान क्या? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज पंचायत फॉर विलेज डेवलपमेंट? किसी गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ विलेज पंचायत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी विलेज? इसने गांव में कृषि का, ग्राम पंचायत ने गांव में कृषि का विकास करके, विलेज पंचायत ने विलेज में कृषि का विकास करके कृषि उत्पादन बढ़ाकर सुख समृद्धि लाया। सुख समृद्धि लाई कौन? ग्राम पंचायत। ग्रामों में सुख समृद्धि लाई है क्योंकि इसने कृषि का विकास किया है। डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द विलेज, और से प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया करके, कृषि उत्पादन बढ़ाकर, enhancement of agriculture production by village panchayats। सदियों से पिछड़े गांवों, ग्राम पंचायत ने क्या किया? सदियों से पिछड़े गांव जो कि सुविधाओं से वंचित थे, के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण मतलब होता है हर तरह का विकास, के सर्वांगीण विकास के लिए सफल सिद्ध हुई ग्राम पंचायतें। क्या हुई? ये पंचायतें सफल सिद्ध हुई। किस मामले में? फॉर द होल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, द विलेज पंचायत हैव द सक्सेसफुल जर्नी फॉर द सक्सेसफुल एंड ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। सदियों से पिछड़े गांव के सार्वजनिक विकास के लिए सफल सिद्ध हुई है हमारी ग्राम पंचायतें। पशुओं की नस्लों का सुधार, ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामों में पशुओं की नस्लों का
पशुओं की नस्लों के सुधार कार्यक्रम चलाकर पशुओं की नस्लों के सुधार का कार्यक्रम चलाकर श्वेत क्रांति को बढ़ाया गया। किसको? श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। ये है ग्राम पंचायत का ग्राम उद्योग। ग्राम पंचायतों ने पशुओं की नस्लों के सुधार कार्यक्रम चलाकर श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। ये एक प्रोग्राम है क्योंकि पशुओं की नस्लों के इनहैंसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, श्वेत क्रांति ऐसा लाया। पशुओं की नस्लों के सुधार कार्यक्रम चलाकर श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया है। इसने ग्राम पंचायतों ने। गांवों के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान। तो ग्राम पंचायतों ने, ये हमारा जो बोल्ड टॉपिक है कि ग्राम पंचायतों ने क्या किया। पहला, गांव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश को व्यवस्थित कर दिया है और उसने ग्रामीण परिवेश में उन्नति और प्रगति के रंग भर दिए हैं और गांव में कृषि का विकास करके कृषि उत्पादन बढ़ाकर सुख समृद्धि लाया और सदियों से पिछले गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सफल सिद्ध हो रही है ग्राम पंचायतें। और ग्राम पंचायतों द्वारा पशुओं की नस्लों के सुधार कार्यक्रम चलाकर श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया है। आधा बड़ा श वे त श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति ये पशुओं की नस्ल से संबंधित है। इसको अन्यथा आप न समझ लीजिएगा कि दूसरी क्रांति है। ये पशुओं की नस्ल से संबंधित एक क्रांति थी। गांव में खड़ंजे सड़क का निर्माण। क्या क्या कार्य करती है ग्राम पंचायत? ग्रामों में खड़ंजे, सड़क का निर्माण, ये सारा काम ग्राम पंचायत का है। गांव में खड़ंजे, सड़क का निर्माण करके शिक्षा, सड़क का निर्माण करके क्या ये होगा कि जब अच्छा रास्ता मिलेगा तो शिक्षा, रोजगार, देखिए ये सब बढ़ता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक इकोनॉमिकल अपना लेवल इनहैंस करते हैं। आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांति लाती है। विकास के क्षेत्र में क्रांति लाती है। ग्राम पंचायत ने ग्रामों में एक क्रांति सी लाती है। गांवों के विकास में ग्राम पंचायतों का योगदान। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज पंचायत ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज डेवलपमेंट। गांव के विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों का योगदान। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज पंचायत फॉर द विलेजेस डेवलपमेंट्स ऑफ विलेजेस। तो इसमें क्या पॉइंट हमारे पास है कि ग्राम पंचायतों ने गांवों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश को व्यवस्थित कर दिया है। उसने ग्रामीण परिवेश में उन्नति एवं प्राप्ति के रंग भर दिए हैं और ग्राम पंचायतों ने गांव में कृषि का विकास करके कृषि उत्पादन बढ़ाकर सुख समृद्धि लाई है और ग्राम पंचायतों ने सदियों से पिछड़े गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सफल सिद्ध हुई है। और ग्राम पंचायतों ने गांव में पशुओं की नस्लों के सुधार कार्यक्रम चलाकर श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया है और ग्राम पंचायतों ने गांव में खड़ंजे, सड़क का निर्माण करके शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। क्या लाती है? क्रांति ला दी है। व्हाट इज द एक ग्रेट रिवॉल्यूशन लाता है विलेज पंचायत, विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो इन सारे रोलों पे हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के पॉइंट पे हम आज चर्चा किए और कैसा आपको लगता है लेक्चर्स का ये फॉर्मेट, इंटरेक्शन,
इसको बताइए, लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ नित्य नियमित कंधे से कंधा मिलाकर हर एस्पिरेंट का, हर एक कंपटीटर का और हर एक स्टूडेंट का चहीता चैनल कॉम्टेरिया। हर तरह के रोजगारपरक सूचनाएं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के उत्कृष्ट लेवल के प्रोवाइड कराते हैं। प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट और द क्रक्स और द जूस ऑफ द एनसीईआरटी और द फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक जीस्ट होता है, एक निचोड़ होता है, एक प्यूरिफाइड मैटर हम देते हैं जो कि सीधा प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेगा। आप हमारे लेक्चर्स को अगर ओवरव्यू करेंगे, यूपीएससी के पेपर को निकालिए, यूपी पीसीएस पीटी के पेपर को निकालिए, एमपी पीसीएस पीटी के पेपर को निकालिए, आरएएस के आगामी पेपर जो होंगे उसको भी आप देखिएगा, और छत्तीसगढ़ पीसीएस के पेपर्स देखिए, इसके साथ ही साथ बीपीएससी के पेपर्स देखिए। मैक्सिमम प्रश्न आपको आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हूबहू मिलेंगे कि जो हम जीस्ट पढ़ा रहे हैं। ये जीस्ट जो है बहुत ही सफल आईपीएस ने, बहुत ही सफल आईएएस जो भी बन गए आईपीएस के बाद, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए, एनसीईआरटी तो मोस्टली ही पढ़नी ही चाहिए। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या क्या ओवरव्यू है, जो हमने क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा ओवरव्यू लिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का। उसके बाद जब आप मानक बुक का अध्ययन करेंगे तो सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ हम मोटिवेशनल बूस्टर ब्लॉक्स, शॉर्ट ब्लॉक्स भी देते हैं ताकि आपका उत्साह बना रहे। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है, CUET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया है कल रात में, और इसमें कुल मिलाकर 179 यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए आप अपनी चॉइसेस लॉक किए होंगे, उसमें से अपने प्रिफर्ड। तो 179 यूनिवर्सिटीज के लिए CUET PG रिजल्ट जारी हो गया है। और दूसरी बात कि नीट के जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल के नीट NEET नीट के जो हुए थे NTA के थ्रू एग्जाम, डॉक्टरी की परीक्षा के लिए जो एंट्रेंस हुआ था, उसकी आपकी यूजी की नीट की अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग डेट आ गई है, और काउंसलिंग लेटर आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ NTA द्वारा कराई गई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून साइकिल 2023 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट अनाउंस किए हैं यूजीसी के चेयरमैन मणिमाला जगदेश कुमार ने कहा है कि 27 एंड 28 जुलाई को में भी अगर शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, उन्होंने लिखा है ट्वीट में अपने, अगर शेड्यूल चेंज नहीं हुआ तो 27 या 28 जुलाई को NTA यूजीसी नेट एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी रिसर्च करने के लिए एस्पिरेंट हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, उन्हें रिजल्ट अवेटेड है उनका, उन्होंने आप अगर आरपीएससी के अप्लाई किया हो, अगर आरपीएससी में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो इसके लिए भी आप अभी रुके होंगे और आपने अप्लाई कर दिया होगा या नहीं कर रहे होंगे कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ कि नहीं। तो ये नेट के रिजल्ट 27 और 28 जुलाई को आ जाएंगे, या फर्दर चेंज भी उन्होंने लिखा हुआ है एम मणिमाला जगदेश कुमार ने, तो वो चेंज हो सकता है जो दिन। तो मेनली भी 90% चांसेस हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट 27 से 28 जुलाई को कंप्लीटली अनाउंस हो जाएगा। और जो भी रिस्पॉन्स शीट है, क्वेश्चन पेपर है, आपके अटेम्प्ट्स हैं, इनको रिस्पॉन्स शीट्स के नाम से आप जानते हैं एनडीए की भाषा में। तो रिस्पॉन्स शीट तो आपकी पहले से ही लाइव हो चुकी थी, जो कि आप देख चुके होंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत ही अवेटेड वैकेंसी जो था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको शांति निकेतन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के जो एमटीएस के एग्जाम हुए थे और असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे, उसकी फाइनल आंसर की प्रोड्यूस हो गई है।
फाइनल आंसर की प्रोड्यूस हो गई। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, वो वेट करें। अभी एग्जामिनेशन का कोई भी ऐसा इंटीमेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एडमिट कार्ड फला दिन है या एग्जाम उस दिन है। तो एमटीएस वगैरह के जो 3 कैटेगरी के एग्जाम्स हुए थे आपके, जिस दिन यूपी वीडियो भी एग्जाम था उस दिन भी एग्जाम था एमटीएस का, तो वो सारे के फाइनल आंसर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एनटीए विश्व भारती से आप चेक करेंगे। आप नेट पे खोजेंगे एनटीए विश्व भारती, अगर आपने अप्लाई किया होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए जॉब के लिए। और एक और अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एस्पिरेंट हैं उच्च शिक्षा के, बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, और आप डिजायरस हैं कि हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रिसर्च करें, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने अपने कैरियर एट विश्व भारती पैनल में लिखा है फिजिक्स के लिए 3 तरह की जॉब्स और फेलोशिप आई है। देख लीजिएगा आप लोग, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे फिजिक्स एमएससी वालों के लिए 3 तरह की फेलोशिप प्रोजेक्ट्स आई हैं, 3 तरह की कैरियर प्रोसेस और कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उसको आप जो फिजिक्स से एमएससी किए हैं, एमटेक किए हैं, जो भी उसमें इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, उसमें जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए और भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं। प्रोजेक्ट की भी जॉब है जो फिजिक्स से एमएससी है मिनिमम, उनके लिए आई है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कैरियर एट विश्व भारती ब्लॉग में आप जाकर टैब में जाकर आप देख सकते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए 3 हमने अभी रिक्वायरमेंट देखी है फिजिक्स एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास चांस है। इसको देख के मुझे भी लालच आ गया कि मैं काश फिजिक्स एमएससी कर लिया होता तो मैं भी यहाँ पर विश्व भारती में फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करता। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि नेट मांगा है या पीएचडी मांगा है। और एक बात और है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीएचडी फॉर्म सीयूईटी पीएचडी के भी एंट्रेंस होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ यूनिवर्सिटीज ने कंबाइन करके एक एनटी ने प्रोग्राम बनाया सीयूईटी पीएचडी, तो उसके बारे में भी आप लोग पता लगाते रहिएगा। अगर फॉर्म निकले हैं तो भर दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो सीयूईटी पीएचडी भी होती है, उसको भी आप ध्यान रखिए। कंबाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंसेस, ये भी होता है, इसको ध्यान रखिए। अभी तो बीएचयू ने रेट कराया है, एयू भी अपना रिसर्च करा रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल से बीएचयू भी सीयूईटी पीएचडी में ही अपने आप को मर्ज कर ले। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।